सुनाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का अडेप्टेशन। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तुमने बहुत दिल जीत लिया मेरा। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है ओपुंटिया का एग्जांपल। ठीक है, ओपुंटिया का एग्जांपल आता है। ओपुंटिया क्या करता है? मुझे ओपुंटिया है ना, ऐसा बात नहीं है कि तुम्हारे घर में मिलेगा। ओपुंटिया तुम्हें डेजर्ट एरिया में मिलेगा। और ओपुंटिया जो होता है ना, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ड्रॉट मतलब क्या होता है? बाढ़। बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अननेचुरल, अगर प्रकृति का हस्तक्षेप होना, तो उस सारी सिचुएशंस में ना ये ओपुंटिया जो होता है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब ये होता है, अगर मैं ओपुंटिया को यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है, और देखना इस चीज़ को समझना कि अगर मैंने ना, ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे क्या था? नॉर्मल पेड़ था। देखो ये उड़ीसा का परफेक्ट एग्जांपल है। ज़मीन पे नॉर्मल पेड़ लगा हुआ है। उड़ीसा में क्या आया? सी है, समुद्र है ना। उड़ीसा में तो समुद्र है, तो वहाँ से क्या होता है? हवा बहुत तेज़ चलता है। एक अम्फान तूफान आया था, तो क्या करता है? पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, और सॉइल का क्या कर देता है? इरोजन कर देता है। सॉइल इरोजन कर देता है, सॉइल को ख़राब कर देता है जब भी तूफान वूफान आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा इस तरीके का पेड़ पौधा लगाते हैं ओपोन्टिया की तरह। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो जड़ होता है ना, वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ होता है एकदम। ठीक है, तो अगर पानी आएगा भी, अगर सुनामी आएगा भी, सुनामी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी औकात से बाहर हो जाएगा ओपुंटिया के। लेकिन अगर मान लो थोड़ा मोड़ा पानी नदी का इधर उधर आ भी गया, तो भी क्या होगा? इसको हिला नहीं पाएगा, और सॉइल क्या हो जाएगा? सॉइल को पकड़ के रखेगा। इसका मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, समझ में आया? इसीलिए उड़ीसा वाले जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने बहुत डेवलप किया इस चीज़ों को, इन चीज़ों को। पहले बहुत नुकसान होता था उड़ीसा में, लेकिन आज के डेट में अब इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हम लोग ने पहले, एक तो हमारा जोग्राफिकल जो सिस्टम है उसको भी हमने इम्प्रूव किया वाया सैटेलाइट। हमें पहले पता कर लेते तूफान आने वाला है कि नहीं आने वाला, उस हिसाब से हम इंसान को वहाँ से हटा लेते हैं। काश वही सैटेलाइट सलमान खान के लिए भी वैलिड होता, बेचारे कितने लोग बच जाते। सलमान खान जब भी गाड़ी चलाए, पहले से ही इन्फॉर्मेशन सबकी घड़ी में चली जानी चाहिए कि भाई हमारे आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो बेचारे आप लोग फुटपाथ से दूर रहिए, आप लोग सड़क पे आ जाइए क्योंकि भाई हमारे फुटपाथ पे गाड़ी चलाएंगे। तो पता है ना तुम्हें, सलमान खान पे केस हुआ है। तो केस है सलमान खान पे, नहीं पता? अरे यार, तब तुम क्या समझोगी? सलमान खान जो हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया 2004-5 में ये अगर सड़क है, ये सड़क का रोड है जहाँ पे गाड़ी चलता है, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और वो क्या करते हैं? फुटपाथ पे जहाँ पे गरीब लोग सोए हुए रहते हैं ना, वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने और वहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 10-20 लोग गरीब से बेचारे सोए हुए थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उनकी अतड़ियाँ, ब्रेन ब्रेन सब बाहर आ गए, सब के सब मर गए। एक भी विक्टिम नहीं बचा। और इंजाम पता है कोइंसिडेंटली किस पे आया? इंजाम ये आया कि भाई तो हमारे गाड़ी पे थे ही नहीं, वो तो उनका ड्राइवर था। तो ये आया था नियम। तो काश यही जोग्राफिकल सिस्टम हमारे सलमान खान से बचने के लिए भी गवर्नमेंट ले आती तो बढ़िया रहता। बेचारे कितने लोग जो है मरने से, बेचारे शहीद होने से बच जाते। शहीद बोलेंगे उनको, क्योंकि भाई से उनका इनकाउंटर हुआ है ना, भाई तो क्या कर सकते हैं अब? तो ये ओपुंटिया एग्जाम्पल है। ओपुंटिया जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन ओपुंटिया में मॉर्फोलॉजिकली अडेप्टेशन क्या देखने को मिला? ओपुंटिया में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ये देखने को मिला कि ओपुंटिया के अंदर, जिसमें तुमने बताया स्पाइंस होती हैं, स्पाइन से क्या होता है? कोई भी ट्रांसपीरेशन नहीं होता। समझ में आया? नॉर्मली लीफ से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन हो जाता, प्लांट में सूखा पड़ जाता। बट इनको है ना अपना पानी बचाना था, तो इन्होंने क्या किया? लीफ के जरिए, लीफ की जगह क्या कर दिया? स्पाइन रख दिया। स्पाइन के रखने से क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन हो गया। ठीक है, और दूसरी बात मुझे बताओ, इसके अंदर में ना, ओपुंटिया के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? स्टेम में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। स्टेम में जो मॉडिफिकेशन किया, स्टेम में इस तरह का फ्लैटेंड स्टेम ले आया, इसके अंदर में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म कर दिया कि ये फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करे। अगर ये फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करे तो ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ कि ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ? ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ। स्टेम का ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि अपन हमें पता है स्टेम के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अगर तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वहाँ पे एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं कैम साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, फिर C2 साइकिल, बहुत सारा साइकिल होता है। तो ओपुंटिया के अंदर में कैम साइकिल डेवलप होता है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स मतलब क्या होता है? जीरोफाइट्स मतलब जो तुम्हारा बंजर जमीन पे यानी डेजर्ट एरिया में जो प्लांट उगते हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, XCRO, जीरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है,
इनमें क्या होता है, कैम साइकिल होता है। तो ये क्या हो, कौन सा अडेप्टेशन हो गया, ये हो गया तुम्हारा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। समझ में आ गया क्या बात, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। चलो एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमने ऐसे डिस्कस कर ही लिया था। उस एग्जाम्पल का नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मतलब क्या होता है, कैलोट्रोपिस मतलब पहले बताया हुआ है। व्हाट इज कैलोट्रोपिस? आवाज़ नहीं आया, म्यूट है तुम्हारा। म्यूट है, अभी भी म्यूट दिखा रहा है। हाँ ठीक हुआ, बोलो। कैलोट्रोपिस मतलब, कैलोट्रोपिस कौन सा प्लांट होता है, हिंदी में बोले क्या बोलते हैं इसको? धतूरा धतूरा बोलते हैं। धतूरा। और अरबी को क्या बोलते तो? कैलोट्रोपिस धतूरा ही होता है। कैलोट्रोपिस धतूरा था, देखते हैं यार, मुझे तो अरबी लग रहा है कैलोट्रोपिस। धतूरा होगा, मे बी तुम सही हो, देख लेते हैं। कैलोट्रोपिस, मिल्क वीड, हाँ धतूरा ही है यार, तुम सही निकल गई। शिट, मैं गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो और कैल वो हाँ पॉइजनस होता है, जैसे कोई प्रेडेटर आता है हाँ, तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होता है, ठीक है, धतूरा। हाँ तो लेकिन इंसान झूम जाता है उससे, इंसान को फ़ायदा पता है उस चीज़ का। धतूरा पीता है तो इंसान, पता है ना, इंसान धतूरा गोला खाता है, उसको भोला का गोला बोलते हैं, ठीक है, भोला। भोला, भोला का गोला क्या होता है ना कि वो दिल्ली में मिलता है, या तुम्हारे ना इधर भी मिलता है। तो ये सस्ता आता है थोड़ा, 5-10 रुपये में सस्ता नशा होता है। तो इंसान क्या करता है ना, इसे खास करके बनारस में बहुत लोग खाते हैं। तो इतना बड़ा सा गोला बना लेते हैं, ग्रीन कलर का पेस्ट था, उसको मुंह में रख लेते हैं, ठीक है। अब धतूरा, भांग इसको बोलते हैं, भांग। तो अब क्या है ना, भांग पीने के बाद है ना आदमी का सर बहुत चक्कर देता है, ठीक है, सर बहुत ज़्यादा चक्कर देता है। तो अगर तुमको लगेगा तुम इधर पाँव का स्टेप लग रही हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा पाँव आगे की तरफ बढ़ गया, मतलब इस तरह का होता है, बहुत चक्कर आता है उसमें। और इंसान बहुत हंसता है इसमें, ठीक है, ये लव मेकिंग होता है। कहावत है कि अगर इंसान, अगर घर का मर्द अगर अल्कोहल पी के आता है तो वो बीवी से झगड़ा करता है, धतूरा पी के आता है तो बीवी से प्यार मोहब्बत करता है। बिकॉज ये लव मेकिंग होता है, क्योंकि जो धतूरा होता है, ऐसे तुम्हारे लेवल पे नहीं है ये चीज़, टेंशन का बात नहीं है। धतूरा हमारे ब्रेन पे जाके आनंदामाइड बोल के रिसेप्टर होता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस तरह का रिसेप्टर्स होता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसलिए इंसान लव मेकिंग बन जाता है, बहुत प्यार मोहब्बत का बात करता है। फिर वो अपनी बीवी को बोलेगा डार्लिंग डार्लिंग, और अगर अल्कोहल पी के आएगा तो उसको चंडाल बोलेगा, लाइक दैट थिंग, ठीक है, अल्कोहल झगड़ा करवाता है। तो कैलोट्रोपिस, भोला का, ऐसे और भी बहुत सारा चीज़ है, कहीं बाद में फुर्सत से बताऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैलोट्रोपिस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तुम्हारा बार बार स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है, बट ठीक है, मैं समझ के चल रहा हूँ कि तुम्हें मेरा ऑडियो वीडियो अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो ये जो कैलोट्रोपिस या जो नीरियम का प्लांट है ना, ये क्या होता है, ड्रॉट एंड्योरेंस, ड्रॉट एंड्योरस, डॉट एंड्योरस मतलब ये बाढ़ की समस्याओं को सोख लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाने देते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है, ओके। अच्छा हम लोग है ना आगे डिस्कस करते हैं। देखो इधर ये वो चीज़ आएगा, प्लांट का एनाटॉमी से बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेम लगा दी, स्टेम से मैंने ये क्या किया, यहाँ पे लीफ लगा दिया, ठीक है, ये रहा मेरा स्टेम और ये रहा मेरा लीफ, ठीक है। अरे यार मच्छर घूम रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये जो लीफ और ये जो स्टेम मैंने लगाया ना, तो तुम्हें ना एक चीज़ समझना है, लीफ की अगर मैं तुम्हें एनाटॉमी बताऊँ, देखो इधर है ना लीफ की एनाटॉमी बताई जा रही है। लीफ की एनाटॉमी अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो पत्ता है, ऐसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस पत्ता के है ना सबसे बाहर में क्या होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, और अंदर में ना क्या कॉलमनर लाइक सेल्स होते हैं, ऐसा करके बताया हुआ है मैंने प्लांट एनाटॉमी में। ये देखो लीफ का जहाँ पे सनलाइट गिरता है ना, जिस सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस जो होता है, जो ऊपर का सरफेस होता है, जो ऊपर का सरफेस होता है जहाँ पे सनलाइट गिरता है, वहाँ पे कॉलमनर पैलिसेड पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, और नीचे में क्या होता है, क्यूबॉइडल पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। समझ में आ रहा है नीचे ऊपर मतलब क्या, सर क्या कर रहे हो आप ये? देखो अगर तुम्हें और अच्छे से समझाऊँ तो देखो ये क्या था, मेरे पास पत्ता था, ठीक है, इस पत्ते को क्या किया मैंने, यहाँ से काट दिया, पत्ते को काट दिया और पत्ते को सामने से देख रहे हैं, अगर सामने से देख रहे हैं तो तुम्हें क्या मिलेगा, बीच में जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, और तुम्हें ऊपर नीचे हर जगह क्या मिलेगा, मिजोफिल सेल्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऊपर में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे कॉलमनर लाइक होते हैं, और नीचे में जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। तो नीचे वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी, सॉफ्ट या क्यूबॉइडल गोल गोल होते हैं, ग्लोबुलर होता है, और ऊपर वाले जो होते हैं वो कॉलमनर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये एनाटॉमी मतलब पत्ता को काट दिया, पत्ता को काट के ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें सामने से, ठीक है।
इस तरीके एनाटमी है। तो इसमें ना एक चीज़ समझना हम लोग को कि ये जो पत्ता होता है ना, इनका क्या नाम है इनका, तुम्हारा कैलोट्रोपिस और नीरियम का, इनका पत्ता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो इस पत्ते में ना तुम्हें बहुत मज़ेदार चीज़ मिलेगा। इस पैरेन्काइमा के अंदर में क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। पैरेन्काइमा के अंदर में सेल का एक लेयर होता है, वो सेल को लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, अच्छा ये क्या हुआ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ भी वर्ड ले आ रहे हो। देखो सीधी सी बात है, हमारा स्किन है ना, स्किन में हमारे ऊपर में सबसे ऊपर में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, डर्मिस होता है, ठीक है। और डर्मिस के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। तो हाइपो मतलब क्या हुआ, हाइपो मतलब जो डर्मिस के भी नीचे है, हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो क्या हुआ, देखो डर्मिस के भी क्या है, ये नीचे में मतलब अंदर में है, समझ में आया। डर्मिस के प्लांट का जो डर्मिस होता है उसके भी नीचे में ये सेल्स का लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये किसके बने हुए होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये हार्ड होते हैं। मैं तुम्हें ना एक बात बता देता हूँ, तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होता होगा तुम्हारे लेवल पे, फाइब्रोसिस या मान लो स्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, मतलब सर ये क्या है, व्हाट इज फाइब्रोसिस, व्हाट इज स्क्लेरोसिस। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर कोई भी टिश्यू मर जाता है ना, तो उसके अंदर में फाइबर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सर ये फाइबर्स क्या होता है, समझ में नहीं आया। फाइबर्स मतलब क्या हुआ तुम्हारा, जैसे जूट का तुमने वो धागा देखा है, रेशम का धागा, जूट का धागा, या मतलब ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हारी मम्मी किसी का कपड़ा सीम रही है, ये धागा है, तो ये धागा के अंदर में भी तुम माइन्यूट माइन्यूट बहुत सारे तुम क्या थ्रेड्स को देखोगी, उसी थ्रेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो थ्रेड्स होती है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, जैसे लिविंग थोड़ी है, तुम कोई जिंदा कपड़ा थोड़ी पहन रही हो, मरा भाई तो है। जिंदा होता है तो बेचारा क्या कुछ नहीं सहना पड़ता उसको, बेचारा कितना स्मेल सहना पड़ता हमारे बॉडी का। एनीवेज, तो ये जो तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, फाइबर्स का, कोई इंसान मर जाता है, हार्ड हो जाता है, या उसके अंदर फाइबर्स एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड से समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी स्क्लेरे आ जाए इसका मतलब वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, फाइबर्स उसमें एक्यूमुलेट हो गए, यानी ये मर चुके, अंदर के वाला चीज़ जो है वो क्या है, मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और ये क्या है, मर चुका है, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ समझना है तुम्हें, ये लीफ है, लीफ के नीचे में तुम्हें क्या मिलेगा, लीफ के नीचे में तुम्हें मिलेगा, लीफ के नीचे में भी तुम्हें क्या मिलेगा, स्टोमेटा मिलेगा। सर ये मतलब समझ में नहीं आया, लोअर स्टोमेटा। देखो सीधी सी बात है, नो बकवास है, बात ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये लीफ है, ये लीफ का अगर सरफेस है, पत्ता का अगर सरफेस है, तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर इस पर क्या होगा ना, बहुत सारा छोटा 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 पोर्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं ना। तो ये लीफ के अगर ऊपर प्रेजेंट है तो लीफ के नीचे भी तो प्रेजेंट होगा ये चीज़, समझ में आया। लीफ के अंडर सरफेस में, मतलब अगर ये पत्ता है तो उसके नीचे साइड में भी तो प्रेजेंट होगा ये चीज़ सरफेस पे। तो वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसके नीचे में मैंने लीफ के क्या कर दिया, लोअर स्टोमेटा रख दिया। इसका रीज़न भी मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों रखा, ठीक है, लोअर स्टोमेटा रख दिया। और पता है तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ, तुम्हें ना अपने घर के आसपास जो पत्ता है ना, बहुत सारा पत्ता देखना बहुत ड्राई होता है, जैसे पीपल का, अरे यार ये मच्छर, पीपल का जो पत्ता होता है बहुत ड्राई होता है, लेकिन बहुत नहीं, पीपल का शायद ड्राई नहीं होता, मे बी देख लेना। अब तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे पत्ते होंगे ना जो बहुत शाइन करेंगे, बहुत शाइन करते हैं ना पत्ते, बहुत शाइन करते हैं, एकदम चमकते हैं एकदम, वो शाइनी एकदम हरे भरे जो होता है ना पत्ते, उसके ऊपर में ना एक लेयर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक लेयर होता है, वैक्स का लेयर होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, समझ में आया, क्यूटिकल या वैक्स का लेयर, ठीक है। चलो तो दो चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या था इन पत्तों का, सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन था हाइपोडर्मिस जो था वो स्क्लेरोज था। हाइपोडर्मिस के स्क्लेरोज होने से क्या हुआ, हाइपोडर्मिस के स्क्लेरोज होने से, हेलो हेलो तुम्हारा, हाँ, हाइपोडर्मिस के स्क्लेरोज होने से क्या हुआ कि जो पानी है ना वो अंदर से बाहर नहीं गया, क्योंकि ये लेयर तो क्या है, डेड हो चुका है। जब डेड लेयर है तो पानी का ऑस्मोसिस वसोसिस नहीं हो सकता, तो पानी बाहर नहीं जा सकता, यानी ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, और ये क्या होगा, तुम्हें ड्रॉट कंडीशंस में, मतलब बाढ़ की समस्या या मान लो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उस केसेस में ये प्लांट को मरने से बचाता है। पहला मॉडिफिकेशन हाइपोडर्मिस जो था वो स्क्लेरोज हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या था, इसके अंदर में हाइपोस्टोमैटिक लीव्स थे। ये हाइपोस्टोमेटिक मतलब इसमें जो स्टोमेटास होती हैं वो स्टोमेटास प्लांट के जो लीफ होती हैं उनके लोअर सरफेस पे होती हैं, ताकि ऊपर में नहीं होता, जो स्टोमेटा है वो नीचे में होता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। जाहिर सी बात ऐसा थोड़ी है कि रोशनी नीचे से आ रही है,
नीचे से टॉर्च लाइट थोड़ी जल रहा है, सनलाइट तो ऊपर से गिरता है, नीचे से गिरता नहीं है। तो इसीलिए क्या करता है, स्टोमेटा को नीचे रख के रखता है। स्टोमेटा यानी हाइपोस्टोमेटिक लीव्स क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, यानी ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फ्रॉम सनलाइट। आगे इसके अंदर में ना एक और चीज़ हमें ये देखना है, इसके अंदर में क्या होता है, क्यूटिकल्स होती हैं और क्या होता है वैक्स। क्यूटिकल और वैक्स का क्या फंक्शन है, क्यूटिकल और वैक्स लीफ को बहुत चिकना बना देता है। तो उससे क्या होगा, एल्बिडो वैल्यू बढ़ाया था कि अगर लाइट का सनलाइट गया तो टकरा के वापस चला जाएगा और ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा मॉडिफिकेशन, सर और क्या मॉडिफिकेशन आप बताना चाहते हो वो भी बता दो। देखो भाई इसमें एक और मॉडिफिकेशन है कि इसका जो लीफ होता है ना, लीफ जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। लीफ बहुत मोटा होता है। उसका जो एपिडर्मिस होता है ना, तुम खुद सोच के बताओ, लीफ को अपना पानी को बचाना है बाहर निकलने से, तो लीफ के में क्या होगा, लीफ में तुम्हारा होगा, लीफ में जो ऊपर में जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं ना। तो लीफ में अगर ऊपर में एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस जो का जो लेयर है वो भी क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, ताकि पानी अंदर से बाहर ना आ सके। क्यों नहीं आ सके, क्योंकि सर अंदर में आपने मुझे पढ़ाया है कि अंदर में जाइलम और फ्लोएम होता है, जिससे पानी क्या होता है बहुत सारे टिश्यूज़ में जाती है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें। तो क्या होगा कि जो जो एपिडर्मिस है उसको मल्टी लेड कर देता है प्लांट, ठीक है। तो बोलता है अच्छा बच्चू अब निकल के बता, वो चुनौती देता है पानी को कि बच्चू अब पानी तो बाहर निकल के दिखा। तो पानी बाहर नहीं निकल पाती, तो एपिडर्मिस जो होता है वो मल्टी लेड हो जाता है। तो लीफ क्या होता है, थिक होता है, ब्रैकेट में लिख देना, जो एपिडर्मिस होता है वो क्या हो जाता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड होने से क्या हुआ, तुम्हारा लेस वाटर लॉस हुआ, लेस वाटर लॉस हुआ, ठीक है। चलो आगे हम लोग चर्चा करते और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। देखो इसका जो लीफ होता है ना, ये आसानी से मोटा होने की वजह से आसानी से कटता फटता नहीं है। मोटा है ना, आसानी से क्या होगा, कटेगा फटेगा नहीं, ठीक है। अगर आसानी से कटेगा नहीं तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा पानी का लॉस नहीं होगा। लीफ अगर कट जाती है तो अंदर से पानी एक्सुडेट होने लगता है। तुम अगर स्टेम पे मार दोगी तो क्या होगा, अंदर से देखना फ्लूइड निकलने लगेगा। तुम्हारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तुम क्या करते हो, कभी कभार उसकी डंडी को तोड़ देते हो, तो यहाँ से क्या होता है, फ्लूइड ऊज आउट हो जाता है, फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऊज आउट एक्सुडेट हो जाता है। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, गटेशन और तुम्हारा जो भी नाम है, हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। तो वैसे ही अगर लीफ में डैमेज हो गया तो पानी बाहर निकल सकता है, तो इसलिए लीफ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि पानी बाहर ना निकले और कटे फटे नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ समझना है तुम्हें कि पैलिसेड टिश्यूज़ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हाईली डेवलप्ड हो जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट क्या है, पैलिसेड टिश्यू इज़ हाईली डेवलप्ड। पैलिसेड टिश्यू मैंने बताया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिजोफिल टिश्यू बोलते हैं, वो हाईली डेवलप हो जाती है। डेवलप क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर में कैम साइकिल का कैम मतलब हो सकता है, मतलब ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। पानी का लॉस को मैं तुमको बताऊंगा, कैम में क्या होता है ना, पानी का लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग 50% पानी का लॉस कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं, पैलिसेड टिश्यू है। पैलिसेड टिश्यू के बाद एक और पॉइंट याद क्या रखना है इसमें, कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जाइलम एंड फ्लोएम हैज़ कवर्ड विथ, हैज़ बीन कर दो, हैज़ बीन कवर्ड विथ तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमटस, स्क्लेरेनकाइमटस बंडल शीट, स्क्लेरेनकाइमटस बंडल शीट। देखो कितनी बढ़िया चीज़ हो गई, मतलब जो ओपुंटिया और डेजर्ट लाइक प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर में तुम्हारा जो जाइलम और फ्लोएम का जो वेसल्स होता है, उस वेसल्स के अराउंड ही क्या हो गया, जो उस वेसल्स के अराउंड क्या होगा, जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ के अंदर में क्या होगा, सेंटर में काट के दिखा रहा हूँ, जाइलम और फ्लोएम होगा, है ना। सामने से तुम देख रही हो, काट के लीफ को दिखाया, तो सामने इधर क्या जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। तो इस जाइलम फ्लोएम किससे कवर्ड हो जाता है, स्क्लेरेनकाइमटस टिश्यू से कवर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। ये डेड लेयर होता है, ताकि पानी आराम से ट्रांसपायर ना हो सके, पानी बाहर नहीं जा सके। समझ में आया क्या ये चीज़। तो यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम होता है, दे हैव बीन कवर्ड, दे हैज़ बीन कवर्ड विथ स्क्लेरेनकाइमटस बंडल शीथ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यानी आप सर आपका कहने का मतलब है कि जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके अंदर में हाइपोस्टैमेटिक स्टोमेटा होता है, हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा, या मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं इन पोजीशन। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से प्लांट होंगे, वो ऐसा एक प्लांट किस जगह पे उगेंगे जहाँ पे एपिस्टोमेटिक लीव्स तुम्हें देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन है, एपिस्टोमेटिक लीव्स कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटा ऊपर होगा तो वो नॉर्मल लीफ पे भी दिखता है। नॉर्मल लीव में नहीं, वैसे देखा जाए ना तो एपिस्टोमेटिक लीव्स मतलब ये, हाइपोस्टोमेटिक मतलब जो सिर्फ नीचे प्रेजेंट है, एपिस्टोमेटिक मतलब जो सिर्फ ऊपर प्रेजेंट है।
जो सिर्फ ऊपर है, जो नीचे नहीं है, सिर्फ ऊपर है। नॉर्मल में थोड़ी, नॉर्मल में दोनों जगह होता है, ऊपर नीचे दोनों जगह होता है स्टोमेटा। तो एपिस्टोमेटिक तुम्हें देखने को मिलेगा हाइड्रोफाइट्स। कॉन्सेप्ट देखो, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या हुआ, जो पानी में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट। जैसे कमल, लिली, लिली जिसमें उगती है उसको पानी का कमी नहीं है, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, ठीक है, तो उसको पानी का कमी नहीं है। तो ऊपर में ही वो हाई मतलब वो जो लीफ है, उसी लीफ के ऊपर में क्या होता है, स्टोमेटा लिख के रखते हैं कि बोले हाँ पानी का कमी नहीं, आराम से ट्रांसपायर हो, आराम से बादल बन जाओ, वापस बरस जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस थोड़े में। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, एपिस्टोमेटिक लीव्स तुम्हें देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, ओके, क्लियर हुआ ये चीज़, लिख ली, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अच्छा सर, है ना, आपने ना ये एपिस्टोमेटा, हाइपोस्टोमेटा, सर ये तो बता दिया, लेकिन है ना आपने मुझे एक चीज़ नहीं बताई जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, सर ये समझ में भी नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी में बार बार ये चीज़ लिखा हुआ है, संकेन स्टोमेटा। तो ये संकीर्ण स्टोमेटा क्या होता है सर, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तुम बता सकती हो क्या संकीर्ण स्टोमेटा क्या होता है? सेकंड मतलब सूर्यास्त हो चुका है ना, संकीर्ण मतलब। अच्छा, सूर्यास्त मतलब अंदर होगा। देखो ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा ही समझ नहीं सकते। एक्चुअली ये डायलॉग है ना कि हमारे साम्राज्य का, हमारा जो वंश है वहाँ उसका सूर्यास्त हो चुका है, चिराग बुझ चुका है, लाइक दैट, संक हो चुका है, शिप डूब चुकी है पानी में, लाइक दैट। तो तुम गलत समझ गई, तो कोई बात नहीं। संकन स्टोमेटा मतलब क्या होता है, बहुत आसान सा चीज़ है, इस कंसेप्ट को समझना। जो लीफ होती है ना, लीफ में क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है ना, वो एपिडर्मिस इनवैजिनेट कर जाती है। इनवैजिनेट समझ पे आ रहा है वर्ड, मतलब कि अगर लीफ ले लो तो उसका जो एपिडर्मिस है वो अंदर घुस जाता है। वो एपिडर्मिस जो है, मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ के जो जितने भी सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, अंदर डिप्रेस हो जाएंगे। तो उंगली दिख रही है, उंगली, ये उंगली दिख रही है, तो डिप्रेस्ड एरिया है, तो क्या हुआ कि ये उंगली फ्लैट होती, दोनों उंगली एक बराबर होती है, लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो सेल्स थे वो इनवैजिनेट कर गए और एक फिशर को क्रिएट कर दिया और उंगली सेपरेट हो गई। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे तुम्हारा जो एपिडर्मिस का जो सेल्स होता है वो इनवैजिनेट कर जाता है और पिट्स या डिप्रेशंस को क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संकेन स्टोमेटा बोलते हैं सर। तो संकेन स्टोमेटा है, समझ में आया क्या? संकेन स्टोमेटा क्या होता है, एपिडर्मिस क्या करता है, इन्वेजिनेट कर जाता है टू फॉर्म अ कैविटी। एपिडर्मिस इनवेजिनेट टू फॉर्म अ कैविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेन स्टोमेटा बोलते हैं। सर ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, हाँ कहीं पे भी हो सकता है सर, कहीं पे भी हो सकता है। मुझे उससे क्या मतलब, मैंने तो डेजर्ट प्लांट पढ़ना है, तो डेजर्ट प्लांट में तुम्हें क्या मिलेगा, हाइपोस्टोमैटिक संकेन स्टोमेटा। क्या क्लियर है ये वर्ड? ठीक है, क्लियर है। लेकिन सर है ना, संकेन स्टोमेटा समझ में आया सर, ये संकेन स्टोमेटा का काम क्या होता है? इनवेजिनेट करने से क्या हुआ, अरे इनवेजिनेट करने से ये हुआ, देखो नॉर्मल मैकेनिज्म को समझना, ट्रांसपीरेशन में मैं पढ़ाता हूँ जो प्लांट फिजियोलॉजी जिस पर चलती है, कि है ना नॉर्मली क्या होता है, जो लीफ है ना, लीफ से क्या होता है, पानी ट्रांसपायर होकर हवा में चला जाता है वाटर वेपर में, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है, गर्म माहौल होता है, और लीफ क्या होती है, कोल्ड होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पानी ऊपर चला जाता है ना, पानी क्या है, ऊपर चला जाता है। ऐसे लीफ गर्म होगी तब पानी ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज़ को समझना, एक ग्रेडियंट बनता है ना, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया, ऊपर में गर्म नीचे में ठंडा, इस तरह का ग्रेडियंट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो होता क्या है ना कि जब भी गर्म हवा चलती है, जब भी गर्म हवा चलती है तो उससे क्या होता है, क्योंकि देखो गर्मी है तो पानी क्या हो जाएगा, उसके कंपैरेटिवली क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है, अपने आप पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि लाइट और एयर जो होता है वो क्या हमेशा क्या से मूव करता है, वार्म साइड में मूव करता है ना, एयर हमेशा लाइटर साइड में मूव करता है, गर्म हवा में हमेशा ऊपर जाती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे जाती है। तो वैसे ही पानी है, जैसे ऊपर में गर्म हवा बाहर, ऊपर में गर्म का माहौल हो गया, गर्मी हो गया, तो जैसे ही गर्मी हो गया तो क्या हुआ, इसमें से पानी का ट्रांसपिरेशन बढ़ गया और पानी ऊपर चला गया। वार्म एयर क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को बढ़ा सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एपिडर्मिस में इनवेजिनेशन कर देते हैं। देखो एपिडर्मिस में इनवेजिनेशन कर, इस लीफ में क्या किया, जो एपिडर्मिस था उसके अंदर में इन्वेजिनेशन कर दिया। तो इन्वेजिनेशन करने से क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो चली जाती
जाती है वो इस डिप्रेशन में नहीं घुस पाती, तो इससे क्या होता है हमारा ट्रांसपीरेशन बच जाता है। समझ में आया क्या ये चीज़, संकन स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट। आज के बाद पूरी बायोलॉजी में जब तुम प्लांट एनाटमी पढ़ोगी, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ोगी, तो संकन स्टोमेटा को कभी मत भूलना, ठीक है। ये गर्म हवा से बचाती है, पानी को सूखने नहीं देती। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं ना, एक मज़ेदार चीज़ और करते हैं, एक मज़ेदार चीज़ और क्या करते हैं बता रहा हूँ। देखो एक मज़ेदार चीज़ और क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेयर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हेयर लगा देते हैं। हेयर लगाने से क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसपीरेशन और प्रिवेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़, हेयर लगाने से ट्रांसपीरेशन प्रिवेंट हो जाता है। हमारे बॉडी में कूलिंग होता है, लेकिन प्लांट के केस में उल्टा होता है, क्योंकि तुमने हेयर लगा दिया ना तो आसानी से चीज़ें बाहर नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो प्लांट के केस में तुम्हें क्या मिलेगा, हाइपोस्टोमेटिक संकन स्टोमेटा विच इज़ हेयरी। समझ में आ रहा है, हेयरी मतलब वहाँ पे बाल होंगे, ठीक है, हेयरी मतलब बाल होंगे। अच्छा डायग्राम से सर एक डायग्राम में समझाओ ना, आपने तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो एक डायग्राम में समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम में समझाने का ट्राई करता हूँ। ये लीव बनाया, ठीक है, एक डायग्राम चल रहा है, ये लीव बना दिया, ये बाकी सबको मिटा देते हैं अपने, ठीक है। इस लीफ के अंदर में काम करते हैं हम लोग, अंदर में क्या है, लीफ के अंदर में वाटर है ना, अंदर में लीफ में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बनाया हरा कलर से, मैंने हरा कलर से ये क्या बनाया, बताओ बताओ बताओ। मैंने ये हरा कलर से बनाया मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। क्या बनाया, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है। इस मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के ऊपर में सर क्या होगा, इस मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के ऊपर में तुम्हें देखने को मिलेगा क्यूटिकल, या क्या मिलेगा, वैक्स देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकल या वैक्स बोलेंगे। समझ में आया। अच्छा इस मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के सर नीचे में क्या होगा, आपने कुछ पढ़ाया था, याद तो नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था। मैंने ये बताया था इस एपिडर्मिस के नीचे में जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मिस के नीचे लेयर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। यानी सर इसका मतलब ये स्क्लेरेनकाइमटस हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमटस हाइपोडर्मिस। क्या समझ में आई बात, फाइब्रोस हो चुके हैं, ठीक है। सर ये सब समझ में आया, आगे बताओ, फटाफट बताओ, ऐसा बताओ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, फटाफट जानना है, चलो लो जान लो। तो देखो क्या हुआ कि ये जो मैंने लीफ बनाया ना तुम्हारे सामने, इस लीफ के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, एपिडर्मिस को इनवेजिनेट कर दे रहा हूँ। देखो एपिडर्मिस को मैंने इनवेजिनेट कर दिया, ठीक है। एपिडर्मिस को इनवेजिनेट करने से देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा मैंने और क्या किया, हेयर लगा दिया। समझ में आ रहा है। और सर मैंने ना स्टोमेटा को नीचे साइड बनाया, क्योंकि सर आपने मुझे बताया है कि स्टोमेटा जो होती है वो लोअर साइड में हाइपोस्टोमेटिक होंगी इन केसेस में, तो उसने लोअर साइड में बना दिया, इन्वेजिनेशन ले आया। क्या क्लियर है मेरी बात, क्या समझ में आ रही है, हेयर समझ में आया ये चीज़। इससे क्या होगा, इससे जो पानी है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। क्लियर है, संकन स्टोमेटा, हेयर, ये कौन सी स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा। तो ये क्लियर हुई आपकी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट। और लीफ देखो कितनी थिक हो गई, कटेगी फटेगी नहीं, पानी का लॉस नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या था, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन था ज़ीरोफाइट्स का। किसका था, ज़ीरोफाइट्स का, क्योंकि हमको टेम्परेचर देखना था ना, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा के चेक कर लिया। और पानी के लिए हमने चेक कर लिया कि जो एपिस्टोमेटा किस में देखने को मिलेगा हमको, एपिस्टोमेटा हम लोग को देखने को मिलेगा हाइड्रोफाइट्स में। क्या क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बात हो गई मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की। हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये क्या है, ये कौन सा कीड़ा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग को है ना, अब ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट बोलता है हम मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं करेंगे, हम इसी माहौल में जिएंगे। हाँ एकदम कट्टर बन जाएगा। तो इन्वायरमेंट बोलेगा ठीक है भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा ले अपनी ज़िंदगी, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये स्टोमेटा क्या करेगा, ये स्टोमेटा क्या करेगा, ये स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा ना वो रेगुलेट हो जाएगा। मतलब अब स्टोमेटा ओपन कम होगा और क्लोज्ड ज़्यादा रहेगा। मतलब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब जब लाइट आएगा ना, लाइट या टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
दिन के समय पे स्टोमेटा क्लोज रहेगा, रात के समय पे स्टोमेटा को खोल दो। ठीक है, कितना मज़ेदार चीज़ हो गया, ट्रांसपिरेशन हुआ ही नहीं। या जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे क्या करो, स्टोमेटा को बंद कर दो, टेम्परेचर कम हो जाए, ठंडा हो जाए तो स्टोमेटा को ओपन कर दो। समझ में आया? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, नॉट अ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, क्योंकि मैं ना तुम्हें एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है 11 क्लास में प्लांट में न्यूट्रिशन से पहले ट्रांसपोर्ट बोल के चैप्टर आता है। उसमें ना एक पंप होता है H+K+ पंप, वो रेगुलेट करता है स्टोमेटा का ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटा का ओपनिंग को रेगुलेट करता है H+K+ATPase पंप, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में एक और चीज़ तुम समझना कि इसमें लिख लो प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटोल, प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटोल एंड प्रोलिन। देखो ये क्या है भाई साहब, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को समझना, बड़ा ही कॉन्सेप्ट, बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि ये तुमने केमिस्ट्री और बायो की नॉलेज से पता है कि अगर सोडियम जो है, देखो बोर्ड में देख लो, सोडियम जो है अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, सोडियम अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सोडियम अकेला नहीं आता, वो कहता है मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अपने साथ 5 आदमी को लेके आऊँगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ साथ एक मीम भी है हेरा फेरी का, मैं अपने साथ 5 आदमी नहीं आऊँगा घनश्याम। तो ये क्या करेगा, अपने साथ किसको लेके आएगा, अपने साथ ये जल को लेके आएगा, जल अस्त्र को लेके आएगा, यानी पानी को लेके आएगा, सोडियम। तो एक और चीज़, जितना भी प्रोटीन और जो कोलॉइडल सब्सटेंस या जो ऑस्मोटिक सब्सटेंस होता है ना, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर विश्वास नहीं हो ना तो एक काम करना, अपने घर में ORS लाना, ORS को ऐसे ना हाथ में रख लेना या एक ज़मीन पर रख लेना। ठीक है, कुछ देर बाद देखना ORS अजीब सा कुछ हाइग्रोस पानी पानी से अजीब सा है ना हो जाएगा, या कुछ और वो भी मत करना, ORS का खाली पैकेट फाड़ के खाली रख देना ऐसे। ठीक है, मैंने पैकेट का ऊपर का टिप फाड़ना और उसको खुला छोड़ देना, देखना कुछ देर बाद कैसे वो हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो मतलब वो पानी को खींच लेता है, तो जो ऑस्मोटिक सब्सटेंस होता है वो पानी को खींच लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लीफ के अंदर में सॉर्बिटोल और प्रोलिन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा डायग्राम चटक मटक तरीके से बताओ। देखो चटक मटक तरीके से बताता हूँ कि इसके अंदर में मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर में येलो कलर से बना रहा हूँ, सॉर्बिटोल का और प्रोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, ये पानी को ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा, पानी को अपने पास रखेगा और पानी को लूज नहीं करेगा। समझ में आया, यानी ये ऑस्मोटिक कोलॉइडल्स है। क्या तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल एंड प्रोलिन इज अ फिजियोलॉजिकल, यानी सेल क्या बनाएगा, प्रोलिन और सॉर्बिटॉल को बनाएगा। ठीक है, इसमें एक और लाइन तुम्हें यही समझना है, स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। सर ये स्टोमेटा बड़ा परेशान कर रहा है, साला हाइपोस्टोमेटिक आ गया, एपिस्टोमेटिक आ गया, ये संकल स्टोमेटा आ गया, सर ये चल क्या रहा है। स्कोटो एक्टिव मतलब क्या होता है, स्कोटो मतलब होता है रात्रि, रात्रि, रात्रि मतलब क्या होता है, नाइट। ठीक है, यानी ये नाइट को एक्टिव होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा रात को खुलता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर ज़ीरोफाइट्स है, अगर जो प्लांट अगर डेजर्ट्स में उग रहे हैं वहाँ पे हमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रखना पड़ेगा, और वहाँ पे से जो हमारा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या करना पड़ेगा, सॉर्बिटल प्रोलिन रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या, ये जो रात को स्टोमेटा खुल रहा है ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है। एक और चीज़, इसमें ना क्या होता है, कैम साइकिल होता है, कैम साइकिल भी क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो एक और चीज़ यहाँ लिखते हैं, सॉर्बिटल प्रोलिन और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ग्लिसरॉल में ऑल्सो प्रेजेंट, में ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इन प्लांट्स ऑफ सॉल्टी एरिया, इन प्लांट्स ऑफ सॉल्टी एरियाज। देखो क्या होता है ना, जब नमक वाला एरिया होता है, नमक वाला एरिया में अगर प्लांट उग रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि तुम्हारा जो बॉडी से प्लांट वापस चला। देखो ऐसा समझो, चीज़ को समझना, मैं तुम्हारे सामने ना एक प्लांट बना रहा हूँ। ठीक है, ये लीफ बना दिया, ये जो सॉइल है उसमें क्या है, नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो NaCl क्या करेगा, पानी को लीफ से वापस नीचे ना खींच ले, उसीलिए हम क्या करते हैं, लीफ के अंदर में ग्लिसरॉल को रख देते हैं। समझ में आया क्या ये चीज़, क्या क्लियर है क्या ये चीज़, ग्लिसरॉल को रखने वाला। ठीक है, क्यों रखा, सॉल्टी एरियाज में ग्लिसरॉल में ऑल्सो प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट चीज़ इसमें लिख देना, चैपिरोनिन्स। यही तो क्वेश्चन है जो एलन वाले पूछते हैं, नीट में भी शायद पूछ सकता है शायद। ये क्या है, HSP है, यानी हीट शॉक प्रोटीन। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम लोग, हीट शॉक प्रोटीन ये क्या होता है सर, कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है कि हीट शॉक मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आग और करंट, जंगल में आग और करंट नहीं चल रहा होता है। ठीक है, प्लांट है, हीट शॉक मतलब लू, हीट से शॉक हो गया, लू लग गया प्लांट को बेचारे को,
क्लोरोफिल जल जाता है ना, तो क्लोरोफिल जल सकता है ज़्यादा सनलाइट से, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसीलिए उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटीन को रखते हैं, उसका नाम है चेपिरोनिन्स, चार्ली चैपलिन का चेपिरोनिन्स। चेपिरोनिन्स क्या है, हीट शॉक प्रोटीन है, जो क्या करता है जितना भी लू होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हाई सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। इसका मतलब जो प्लांट होगा वो अपने बॉडी में ग्लिसरॉल का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, सॉर्बिटॉल और प्रोलिन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, और चैपिरोनिन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, अपने स्टोमेटा को रात को एक्टिव करेगा। ये सारी चीज़ें वो प्लांट भिन्न भिन्न प्रकार की हरकतें करेगा। समझ में आया क्या, फिजियोलॉजिकल क्लियर है ये चीज़, भूलोगी तो नहीं। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा चैपिरोनिस कोटो एक्टिव और तुम्हारा ये प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल, क्योंकि ये नीट में आता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल और प्रोटीन, ये सब चीज़ को हल्के में नहीं लेना अपने को, ये सब चीज़ क्वेश्चन बहुत आता है नीट में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल, प्रोनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अभी कितना मिनट हुआ है, लगभग 35 मिनट हुआ है, ठीक है। ज़्यादा हमने पढ़ा भी नहीं अभी तक। देखा, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना जल्दी पढ़ा सकता हूँ, कितना धीरे पढ़ा सकता हूँ। जल्दी पढ़ाऊँ तो फट 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 कंप्लीट करा दूंगा, धीरे चलेगा तो 2 घंटे तक चलते ही रहेगा एक टॉपिक, धीरे धीरे धीरे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब प्लांट को कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन को देख चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, उसका नाम बड़ा मज़ेदार है, बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये, क्योंकि हम अब साइकोलॉजी समझेंगे। किसकी साइकोलॉजी समझेंगे, ऑर्गेनिज्म की साइकोलॉजी समझेंगे, उसका बिहेवियर को स्टडी करेंगे। क्या अभी तक कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं डाउट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है, ठीक है। तो अभी दिमाग का है ना, जितना भी घंटी है उसको खोल लेना, ठीक है। चलो, देखो, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या टेम्परेचर से क्या हो सकता है ना, ऑर्गेनिज्म अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज कर सकता है, हमने स्टडी किया। या ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने फिजियोलॉजी के अंदर में चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऑर्गेनिज्म ना तो अपने हम लोग, अब जैसे हम लोग ढीठ इंसान है, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग ना मॉर्फोलॉजी में चेंज करते हैं ना बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं करते तो फिजियोलॉजी में भी चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, बिहेवियर अडेप्टेशन करते हैं। बिहेवियर अडेप्टेशन मतलब क्या हुआ, बिहेवियर अडेप्टेशन मतलब अपना बिहेवियर में चेंज कर दिया, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ, समझ, तो क्या किया हमने, मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं किया, फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, बिहेवियर में अडेप्टेशन कर दिया। मतलब क्या है, अरे सर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है, अपना बिहेवियर को बदलो, बिहेवियर को बदलो, कैसे बदले सर, घर में एसी लगा लो, अपना बिहेवियर को बदल लो। तो एसी लगा लिया, या सर घर आज ना सर इतना गर्मी पड़ गया है, घर में पानी पीने का मन नहीं करता सर, इतना गर्मी पड़ गया है, कोई बात नहीं फ्रिज लगा लो, उससे क्या होगा, ठंडा पानी मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारे बिहेवियर में तुम, अरे वाह चीयर्स, तो तुम क्या कर रही हो, तुम अपने बिहेवियर में चेंज कर रही हो, ठीक है। वैसे मेरे को अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया तो मुझे पानी पीना चाहिए, तो मुझे अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए, बट मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो अपना बिहेवियर को चेंज कर ले, ठीक है, वो प्रॉपरली बिहेव करने लगे, ठीक है। तो एक चीज़ समझना कि आदमी जितना हो सकता है ना, जैसे मैंने टेम्परेचर को बाहर में बढ़ाया, अब ऐसा थोड़ी है कि हर इंसान अंबानी होता है। अगर बाहर में गर्मी बढ़ रहा, आज से 8-10 साल पहले किसी के घर में एसी नहीं था, उस समय इतना गर्मी भी नहीं पड़ा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुआ, आदमी क्या करता था, गर्मी में रह लेगा। तुम लोग का घर देख लो, ऐसा थोड़ी है कि बचपन से एसी होगा, हाँ वो बात अलग है, हो भी सकता है, हम लोग के घर में नहीं था बचपन से एसी, ठीक है। तो हम लोग क्या था, गर्मी था ना, तो जब गर्मी आता था तो हम लोग क्या करते थे पता है, हाँ मैं तुम्हें मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, हम लोग क्या करते थे,
मच्छर नहीं मर रहा है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग के घर में ना कूलर होता था, ठीक है, हाँ कूलर था हम लोग के घर में। तो कूलर था तो हम लोग क्या करते थे, गर्मी आता था ना तो एक खस होता ना, एक खस ला के रखते थे, उस खस के ऊपर पानी मारते थे, जब भी लू का हवा चलता था जून जुलाई में तो क्या होता था, ठंडा ठंडा करता था। एक और चीज़ क्या करते थे, कूलर में हम लोग पानी भरते थे। कूलर में पानी भरने के बाद हम लोग अपना टांग उठाते थे और टांग को कूलर के ऊपर रख देते थे, क्योंकि ना टांग में वेंटिलेशन जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता था हम लोग को, ठंडा ठंडा ठंडा। तो ये सब चीज़ हम लोग का बिहेवियर में था। हम लोग के घर में एसी बहुत बाद में आया है, ठीक है, पहले नहीं आया था। हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, जितना हो सकता है आदमी बर्दाश्त करता है। पहले गर्मी बर्दाश्त करता है, नहीं बर्दाश्त होता उसके बाद आदमी कूलर लाता है, और फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर क्या करता है, एसी लाता है। और अगर वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ तब क्या करेगा, तब घर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे दुबई है, दुबई में बहुत गर्मी पड़ता है, अब आदमी कंट्री छोड़ रहा है तो ये सब चीज़ आदमी कर सकता है। तो बिहेवियर एडेप्टेशन दो तरीके से होता है, एक होता है तुम्हारा माइग्रेशन और दूसरा होता है सस्पेंशन। ये तो छोटा मोटा चीज़ है, ये बिहेवियर में अडेप्टेशन थोड़ी है। तो तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने कर लिया, तुमने बिहेवियर में चेंज नहीं किया एसी और फ्रिज लगा के, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, थोड़ा बिहेवियर में चेंज होता है बट उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग बायोलॉजी के लेवल पे नहीं करते उसको कंसिडर, ठीक है। तो बायोलॉजी के हिसाब से माइग्रेशन और सस्पेंशन है। मतलब देखो यार, जाहिर सी बात है ना, क्यों, क्योंकि तुम जंगल में जा रही हो, जंगल में जो रैट है या जंगल में जो चीता है वो लोग के पास थोड़ी फैन और एसी का सुविधा है, और नहीं भी है तो वो लोग थोड़ी बना सकता अपने हिसाब से पंखा। दिमाग नहीं है ना, इंसान के पास दिमाग है, और इंसान के पास दिमाग होकर भी इंसान यही सोच रहा है, सबसे बड़ी बात ये। तो माइग्रेशन और सस्पेंशन जो है जंगल के लिए अगर हम बात करें, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है अगर जंगल का टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो लोग कूलर एसी में नहीं जा सकते, ठीक है। वो ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी ब्रो, आई एम जस्ट टायर्ड एफ, I just want to move in some other place. I just want to spend some time in Goa and have some chill, bro. जो ऐसा बहाना नहीं चलता वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, दो ही तरीका है, या तो माइग्रेट कर जाओ या सस्पेंड कर जाओ। सस्पेंड कर जाओ समझाऊंगा और माइग्रेशन दोनों समझाऊंगा, समझ में आया क्या। या तो माइग्रेट कर सकता है, नहीं तो सस्पेंशन में जा सकता है ऑर्गेनिज्म। सस्पेंशन मतलब हाइबरनेशन एक्टिवेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें ना ये चीज़ है कि बिहेव इज़ द लास्ट ऑप्शन, बिहेव इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर सर्वाइवल। बचने के लिए आदमी मरता ना तो क्या करता, तो आदमी क्या करता ना तो क्या करता, पता नहीं कैसा डायलॉग है ना, मरता नहीं तो क्या करता। तो बिहेव जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है सर्वाइवल का, ठीक है। और जब और इन्वायरमेंटल कंडीशन, व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन क्रॉस टॉलरेंस लेवल या लिमिट, ऑर्गेनिज्म बिहेव माइग्रेट कर सकता है, नहीं तो सस्पेंशन में जा सकता है, ठीक है। बिहेव इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन बढ़ता है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, थोड़ा मतलब सस्टेन करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एकदम ही मतलब एडजस्टेबल बच्चा नहीं है कि भाई जाहिर सी बात है तुम है ना क्या बोलते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैंने एक शादी में गया, वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, वहाँ पे मतलब हाइजीन नहीं था इतना, तो इसका मतलब थोड़ी कि नहीं यार मैं करूँगा ही नहीं वहाँ पे अपना 2 नंबर काम 1 नंबर काम, मैं मेरे में एटीट्यूड है, वैसा नहीं करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जंगल में भी है ऐसा थोड़ी, 1 डिग्री बढ़ गया तो शेर बोलेगा सॉरी ब्रो टुडे, आज का ठेका बंद है, आज हम लोग कोई खाने पे नहीं जाएंगे, शिकार पे नहीं जाएंगे। आदमी बोलता है नहीं यार बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। तो आदमी जितना हो सकता है उतना बर्दाश्त करता है, एक लेवल होता है वो क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद आदमी को माइग्रेट सस्पेंड करना पड़ता है, यानी बिहेवियर में अडेप्टेशन लाना पड़ता है, या कुछ ना कुछ करना पड़ता है बिहेवियर में अडेप्टेशन ला के, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझना है, मैं तुम्हें ना एक क्या बोलते हैं चार्ट से समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो चार्ट से समझाने का ट्राई ये कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने ना टेम्परेचर का चार्ट बना रहा हूँ, -2 डिग्री, -1 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये सब क्या है टेम्परेचर बना रहा हूँ 0 डिग्री। फिर इसके बाद धीरे धीरे करते यहाँ पे मैंने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो ये मिनिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस हुआ, और ये हुआ मैक्सिमम या मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, और इन दोनों के बीच में लाई करता है सर्वाइवल रेंज, ठीक है।
तो अब जैसे कि मान लो तुम अपने घर में बैठी हो, तुम्हारे घर, हमारे कोलकाता का टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री 35 डिग्री में तो धुआं निकलने लगता है, ठीक है। 40 डिग्री होता है तो पता नहीं चलता पता नहीं क्या हो गया जैसे। तो जैसे दुबई में जाओगे तो वहाँ पे 60-61 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री। इस्लामाबाद में जाओगे 52 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट है। तो अब क्या है ना, वहाँ पे ऐसा है कि दुबई में यू कैन नॉट सस्टेन, और दुबई में शायद है ना धूल की आंधी भी आती है, ठीक है। तो हम लोग है ना, क्या है कि एक टेम्परेचर है यार, फिर वो देश रहने लायक नहीं होता कि वहाँ पे चलो जी रहे हैं 60 डिग्री 70 डिग्री एसी पे काम कर रहे, बट एक ऐसा, वो तो इंसान है, इंसान के लिए बताया मैंने। इंसान बिहेवियरली अडेप्ट कब करेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस से पार हो जाएगा, तब इंसान को दुबई छोड़ना पड़ेगा। अभी तो शौक में चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मिनिमम दो होता है, एक होता है मिनिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस, एक होता है मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट में कितना कम टेम्परेचर तक को टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट में कितना ज़्यादा टेम्परेचर तक को टॉलरेट कर सकता है। उसके बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइवल रेंज होता है, ठीक है। समझ में आया क्या, सर्वाइवल रेंज? सर्वाइवल रेंज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसमें ना एक और चीज़ समझना है, ये लोअर लेवल है और ये तुम्हारा अपर लेवल है। इन दोनों के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एम्पलीट्यूड, जोन ऑफ एम्पलीट्यूड, या तुम्हारा जोन ऑफ टॉलरेंस। ये क्या हुआ बता रहा हूँ, टेंशन का बात नहीं है, बता रहा हूँ। और इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, बता रहा हूँ। टेंशन का बात नहीं, एकदम घबराने का नहीं है। पुनः तो ये क्या है, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। हम लोग एक लॉ को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। देखो करते हैं डिस्कस, क्या है डिस्कस करने में। तो बना लो पहले। ठीक है, देखो होता क्या है ना, अगर एक एरिया में अगर एक पॉपुलेशन रह रहा है और वहाँ का जो टेम्परेचर है एक ऐसे टेम्परेचर पे जब पॉपुलेशन जो हो मैक्सिमम हो, ठीक है, इसका मतलब वो जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो मतलब जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाई एक्सिस कम हो रहा है ना, तो मतलब देखो अगर टेम्परेचर घटा रहे तो भी वही हो रहा है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे पॉपुलेशन का जो नंबर होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होगा उसके आगे और पीछे, राइट और लेफ्ट के टेम्परेचर को बढ़ाया कम किया, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो होता है वो
कम होगा, ठीक है, उनका नंबर कम होगा, चाहे कम करते जाओ। अब ऐसा थोड़ी 0 डिग्री थोड़ी पे ना एकदम इंडिया की तरह अब आबादी मिलेगा तुमको, 0 डिग्री पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इंडिया की तरह आबादी, चाइना की तरह आबादी। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे पॉपुलेशन लेवल एकदम ऑप्टिमम होता है, और एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन का लेवल उतना ऑप्टिमम नहीं होता है, ठीक है। और एक है ना, देखना तुम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाती जाओगी ना, एक जोन आ जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ना स्ट्रेस फीलिंग होने लगेगा ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस जोन बोलते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जहाँ पे वो जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको इनटॉलरेट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको भागना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये जो लोअर मिनिमम लिमिट टॉलरेंस का जो मैक्सिमम लिमिट टॉलरेंस है, इनके बीच में जितना भी टेम्परेचर का रेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल रेंज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या इसी को जोन ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, या इसी को हम लोग इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। शेल्फर्ड ने यही बताया था, शेल्फर्ड का लॉ बन गया ये, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, जो मैंने तुम्हें बताया ना, मैं शेल्फर्ड नहीं हूँ, मैं यश हूँ, तो है ना, शेल्फर्ड ने बताया था ये चीज़। तो ये क्या हो, मम्मी गेट बंद कर दो ना। तो ये क्या हो गया, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस हो गया। समझ में आया क्या? चलो आज वो दिन आ गया जहाँ पे मैं तुम्हें कोटा की कुछ यादें बताऊंगा। देखो हुआ क्या था, मैं ना दीपावली की छुट्टी से दीपावली की छुट्टी में कोटा से घर आया था। कोटा से घर आने के बाद 5 दिन 4 दिन रुकने के बाद जब मैं वापस जा रहा था, मन तो कर रहा था, दिल एकदम छन्नी छन्नी हो गया था घर वाले का, मतलब देख के कि यार अब तो जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो जब वापस ट्रेन में बैठ के जा रहा था, तो मेरा जो ट्रेन था, मैंने सियालदा से ट्रेन पकड़ी थी, ठीक है। तो जो ट्रेन पकड़ी थी वो जयपुर जाने वाली थी, और जयपुर से मैं बस लेने वाला था कोटा के लिए, क्योंकि कोटा का डायरेक्ट साधन नहीं मिलता, तो जयपुर में मेरे को उतरना था। तो मेरे पास लगेज बहुत था, मतलब कम से कम 4-5 लगेज था मेरे पास, ठीक है। मतलब ऐसा था कि एक आदमी 4-5 लगेज को नहीं उठा सकता ना, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम एक हाथ में दो चीज़ को तुम एक हाथ में एक चीज़ को उठा पाओगे, क्योंकि जो चीज़ होता है वो बहुत भारी होता है, मतलब भारी भी होता है, और प्लस आपसे ना उसका थिकनेस होता है कि अगर तुम दूसरा लगोगे ना, दो सामान हाथ में रखोगे, अगर मान लो दो तुमने क्या बोलते हैं उसको, रजाई का थैला ले लिया, तो वो दोनों आपस में टकराएंगे एक ही हाथ में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो है ना, एक जन थे, उन्होंने बोला कि यार भरतपुर उतर जाते हैं, तो भरतपुर से ट्रेन आएगी जो डायरेक्ट कोटा जाएगी, ठीक है, 1 घंटा में, आधी घंटा में। तो मैं एकदम, और ट्रेन हमारा लेट चल रही थी, ठीक है, तो मैं एकदम हाईली इंस्पायर हो गया, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, बिना किसी को बताए हुए मैं भरतपुर स्टेशन में उतर गया। अगले दिन दोपहर के लगभग 12-1 बज रहे होंगे। जब मैं उतरा ना स्टेशन पे, और जब मेरा ट्रेन छूट के गया, तब पता नहीं मुझे और रोना आया, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म था, शायद बैलेंस था, लेकिन मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैं अकेला आदमी 4 साधन लेके चल रहा था, ठीक है। और कैसे जैसे मैंने ट्रेन से उसको उतारा है, और फिर वहाँ पे मुझे पता चला यहाँ पर तो कोई ट्रेन ही नहीं आती है, बहुत रेयर ये होता है कि कोई गाड़ी रुकती है। मेरा तो हालत ख़राब, मैं कहा अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर पता चला, जब मैं आगे बढ़ा कैसे से अपने लगेज को लेके जा रहा था, तो वहाँ पे ना एक भैया मुझे मिले। वो भैया ने मुझे बोला कि यार देखो, यहाँ पे से ना मुंबई लोकल गुजरेगी यहाँ से, ठीक है, वो रेड कलर की ट्रेन थी, मुंबई लोकल से सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उस ट्रेन में बैठ जाना, 4 घंटे में कोटा पहुँच जाओगे। तब मेरे दिल में, मेरे दिमाग तसल्ली आया। तब शाम का 4 बजे नहीं, शाम का 3 बजे मैं भरतपुर उतरा था, और 4 बजे मुझे ट्रेन मिली, और रात को 8 बजे मैं कोटा पहुंचा, ठीक है। तो मैंने ये भरतपुर क्यों डिस्कस किया, कोटा क्यों डिस्कस किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पे एक बर्ड मिलती है। बर्ड ऐसा नहीं कि बर्ड मिलती है, वो बर्ड जो है ना, सिर्फ ठंडे के टाइम पे तुम्हें, कोल्ड टेम्परेचर पे तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक्चुअली क्या होता है, ये अगर हमारा अर्थ है ना, अर्थ में ऊपर में क्या है, आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो जब ठंडा पड़ता है ना, जब ठंडा पड़ता है, ठंड का समय आता है दिसंबर का समय, तो ये आर्टिक रीजन बहुत चिल्ड हो जाता है, तो वहाँ पे जो बर्ड्स होती है वो इतना कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ क्या करती है, माइग्रेट करती है, और इक्वेटर में आ जाती हैं। इक्वेटर में भी इंडिया में जो तुम्हारा जहाँ पे गर्म है, यानी तुम्हारा कहाँ पे, राजस्थान में भरतपुर में, उस बर्ड का नाम है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, ये बर्ड्स आती हैं। मुझे लगा यार साइबेरियन क्रेन से देखने को मिलेगा भरतपुर कोटा में, लेकिन साली होती है कौवा से भी काली, काली कुलोटी सुगली सी के बर्ड होती है ये, कोई खास नहीं है इसमें बात। पता नहीं लोग इतना फैन, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं साइबेरियन क्रेन को, क्योंकि लोग आर्टिक रीजन में नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए बढ़िया उसका इंतजार यहाँ पे आने का करते हैं, ठीक है, ठंड के समय आती है। तो ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, माइग्रेट करती है, ठीक है। देखो कितना लंबा डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल की है ना ये चीज़, नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ टू इक्वेटर आ गई ये बर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज़? तो ये क्या हुआ, माइग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, ठीक है। अच्छा, तो अब है ना, इसमें एक और बर्ड का नाम है, इसका नाम है कैरी बाउल।
CARI, कैरी बाउल जो होती है ये तुम्हारे कोल्ड ठंड के समय में ना आर्टिक रीजन में जितनी भी ग्रासेस होती हैं उनमें बर्फ जम जाता है, तो ये भी क्या कर देती है, माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। और तुम्हारा, और ये मतलब ठंड के समय करती हैं जितनी भी बर्ड्स है, चाहे साइबेरियन क्रेन हो चाहे कैरी बॉल हो, ठीक है। तो साइबेरियन कर्न ले लो या आर्कटिक टर्न, एक बर्ड का नाम है आर्कटिक टर्न, ठीक है, ये भी बर्ड हो गई, ठीक है। एक बर्ड और है जिसका नाम है तुम्हारा लोकास। लोकास बर्ड जो है वो तुम्हारा पीरियोडिक माइग्रेशन करती हैं, मतलब वो साल में 2 दिन में ट्रिप मारती रहती हैं। कहाँ मारती है मुझे पता नहीं, मेरे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का भी नहीं होना चाहिए। कैरी बॉल में भी, मतलब अगर याद रखना है तो रख सकती हो, भूलना है तो भूल सकती हो, लेकिन साइबेरियन कर या आर्कटिक टन को नहीं भूलना है, इस बर्ड को नहीं भूलना है। ये बर्ड को याद रखना है। 2 टाइम्स नीट यूजी आस्क्ड क्वेश्चन, एलन हर 2 पेपर में एक बार पूछ ही लेता है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन या आर्कटिक टन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो था तुम्हारा माइग्रेशन का एकदम बेस्ट एग्जांपल। हमें जो डिस्कस करना है वो है सस्पेंशन। बिहेवियर अडेप्टेशन में एक टर्म आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन किस तरीके से होता है, सस्पेंशन बोलते हैं किसको, पहले सस्पेंशन इज द इनएक्टिव स्टेज, सस्पेंशन इज द इनएक्टिव स्टेज या रेस्टिंग स्टेज। देखो ये क्या होता है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक ये ना तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं वो सस्पेंशन मोड में चले जाते हैं। वो क्लास में आएंगे, आँख खोल के सोएंगे वो ऐसे करके, तुम्हें पता चला जब वो कैसे सो रहे, तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब उनकी खराटे की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी, तो वो सस्पेंशन मोड में या इनएक्टिव मोड में चले गए हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन मोड या इनएक्टिव या रेस्टिंग स्टेज होता है। ये 3 तरह का हो सकता है जितना हमारे सिलेबस में है, लेकिन मुझे पता सिर्फ 2 ही है। हाइबरनेशन हो सकता है, एस्टिवेशन हो सकता है, और तुम्हारा क्या हो सकता है, डायापॉज। डायापॉज, अच्छा ये एस्टिवेशन कहीं और भी था ना यार, एस्टिवेशन क्या था बताओ तो। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, याद है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था। फ्लावर्स का पेटल्स के लिए था। वैक्सिलरी एस्टिवेशन पी में या फेबेशिया में होता है, ट्विस्टेड मैंगोज में मालवेशिया में होता है, फिर तुम्हारा मालवेशिया कॉटन में होता है, फिर तुम्हारा इम्ब्रिकेट होता है, फिर तुम्हारा उसमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है। इस तरह का चीज़ था, खैर एग्जाम्पल ध्यान देना। तो ये एस्टिवेशन वहाँ पर भी था, बट ये एस्टिवेशन वो एस्टिमेशन अलग है। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, हाइबरनेशन इज हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, विंटर स्लीप मतलब ये जो जानवर होंगे ठंडे में सो जाएंगे, ठंडे में सो जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, पोलर बियर। पोलर बियर ठंड आने पे मैंने बताया था 6 महीना इग्लू के अंदर में मस्त आराम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, इट स्टोर द ब्राउन फैट। ये क्या करता है, ब्राउन फैट को स्टोर करके रखता है। देखो ये फैट है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में पता नहीं आ सकता नहीं आ सकता मुझे नहीं पता, बट याद रखना कि आदमी है ना 6 महीना जब इग्लू से बाहर निकलता है ना तो एकदम राक्षस की तरह किसी को भी खा जाता है, और अपने बॉडी में ब्राउन फैट को स्टोर करता है, ब्राउन कलर का फैट, ठीक है, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। और क्या करता है 6 महीना फिर क्या कहता है, ये सोता है। तो ये जब सोता है तो फिर ये खूब सोता है, तो ये विंटर स्लीप में चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। एग्जाम में कंफ्यूजन होगा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, क्योंकि एस्टिवेशन जो होता है वो होता है समर स्लीप। ये जो जानवर होते हैं ये गर्मी में सो जाते हैं, ठीक है, गर्मी में सो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन होगा हाइबरनेशन में क्या था तो या एस्टिवेशन में क्या था, कंफ्यूज हो जाओगे, इसका उसका नहीं कर देना, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना हाइबरनेशन, खाली एक याद करो हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप होता है, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, समर में कौन सोता है, समर में सोता है फ्रॉक्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। जब ट्रॉपिकल एरियाज में जब गर्मी का सीजन आता है तो वहाँ पे जो फ्रॉक्स होती हैं वो सो जाती है, कोई टर्टर नहीं करती, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती, उनका वो सीज़न ही नहीं होता है, ठीक है, फ्रॉक्स का। तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा एस्टिवेशन का। क्या क्लियर हुआ, क्या ये एस्टिवेशन समर स्लीप क्या है। अच्छा तीसरा क्या है, डायापॉज है। डायापॉज मतलब क्या होता है, ये समर विंटर किसी में भी हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो तुम्हारा प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये प्लांट को अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में प्लांट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें सबको पता है सीड स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि प्लांट क्या करता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सीड को डेवलप करता है, और सीड क्या बना देता है, स्पोर अपने अराउंड क्रिएट कर देता है, तो सीड स्पोर्ट्स में क्रिएट हो जाता है। और हमें सबको पता है कि स्पोर्ट्स इज नॉट पेनिट्रेटेबल बाई एनी एसिड, बाई एनी अल्काली, हार्डेस्ट होता है ना, ये सब चीज़ पढ़ा है हमने। स्पोर्ट्स बहुत हार्ड होता है, स्पोरोपोलिन अलग चीज़ है, बट हाँ कभी भी स्पोर्ट्स को है ना भेद पाना बड़ा बेकार, मतलब आसान बात नहीं होता है।
और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था क्लॉस्ट्रीडियम का, और एक और एग्जांपल दिया था बैसिलस का रॉड का एग्जांपल दिया था। वहाँ पे मैंने बताया था शुक्र मनाओ कि सिर्फ ये 2 ही बैक्टीरिया है जिनके पास ये स्पोर्स है या कैप्सूल है, क्योंकि नहीं अगर ये बहुत मुश्किल होता है जो फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है। तो ये स्पोर्स हो गए, तो प्लांट जो होता है वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये क्या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है? नहीं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं है। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्लांट ने अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं की, प्लांट ने अपनी फिजियोलॉजी में चेंज नहीं की, प्लांट खाली स्लीप मोड में चला गया, हाइबरनेशन मोड में चला गया। दैट इज़ द बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा जू प्लैंकटन हो गया, या तुम्हारा क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स हो गए, या तुम्हारे लार्वा हो गया, ये सब जितना भी है ऑटम में इनका आता है सीजन, ठीक है। ये डायापॉज बोलते हैं इसको हम। क्या क्लियर है? सस्पेंशन स्टेज, सीड, और वापस जब फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो ये स्पोर्स जो है वापस खिल खुल के बाहर आएंगे और वापस क्या बना देंगे, प्लांट बना देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायापॉज बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ सस्पेंशन? ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि जस्ट 1 घंटा 1 सेकंड हुआ है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को थोड़ा और कंसेप्चुअल चीज़ देखना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मे भी आधा घंटा टाइम लगे। वहाँ पे ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखना है, यूरी थर्मल क्या होता है, फिर तुम्हारा स्टीनो थर्मल, ये सब जितना भी डेफिनेशंस है ना वो सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। और रेगुलेटर्स क्या होता है, कन्फॉर्मर्स क्या होता है, जितना भी चीज़ है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉइल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम एक लेक्चर और बचा है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर पे एक और लेक्चर बचा है, उसमें हम लोग सॉइल को साथ में लेंगे, थोड़ा मोड़ा सॉइल का पार्ट लेंगे, और फिर उसके बाद सॉइल चलेगा एक क्लास, फिर तुम्हारा एक क्लास दो क्लास लगभग सॉइल चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम सोच रही हो एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ लगा है, बट आई नीड 1 घंटा 1.5 घंटा, और कल का भी लेक्चर लिया था टेम्परेचर का, इतना बड़ा है। मुझे बताओ कल तुम्हारा ट्यूशन कितना बजे से है?